अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जर्नल एंगल हमारा एक टॉपिक है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जर्नल एंगल क्या चीज़ होती है? जर्नल एंगल को अंडरस्टैंड करने से पहले स्टूडेंट्स आपको ना दो चार बातें क्लियर होंगी तो फिर हम जर्नल एंगल पे पहुंचेंगे, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्वाड्रेंट्स, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन और इनिशियल एंड टर्मिनल रे के बारे में पता चले। फिर हम मेन डेफिनेशन पढ़ेंगे को टर्मिनल एंगल्स की। जब आप को टर्मिनल एंगल्स को क्लियर कर लेंगे तो फिर जर्नल एंगल को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए कोई मसला ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की। दो लाइनें जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, जिनको हम एक्सिस बोलते हैं। वन इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, जिसमें एक्स एंड एक्स प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेकंड वन इज़ वाई एंड वाई प्राइम एक्सिस। ये हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन को, प्लेन मतलब पूरे एक पेज को, चार डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें इस क्वाड्रेंट को क्वाड्रेंट 1 बोल देते हैं, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। तो हमने पूरे एक प्लेन के चार पार्ट कर लिए विद द हेल्प ऑफ टू वर्टिकल लाइंस, जो एक पॉइंट ओरिजिन पे मिल रही होती हैं। ओरिजिन मीन 0 0, जिसके लेफ्ट साइड पे वैल्यूज पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव वैल्यूज, अप वैल्यूज पॉजिटिव, डाउन वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस से हमें चार कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो अब हम यहाँ पर एक एंगल बनाते हैं। स्टूडेंट्स एंगल क्या चीज़ होती है? दो रेस जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, दो नॉन लीनियर रेस मिलकर आपस में एंगल बनाती हैं। अब यही एंगल अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रा करते हैं लाइक दिस, तो ये हमारे पास एक एंगल ड्रा हो गया। बट हम इस एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में तब डिस्कस करेंगे जब एंगल का वर्टेक्स, वो पॉइंट जहां पे दोनों रेस स्टार्ट ले रही हैं, वो ओरिजिन पे अवेलेबल हो, और उन दोनों रेज में से एक रे हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर अवेलेबल हो, तो हम इस एंगल को एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं। दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है कि जब एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन पे पड़ा हो और दोनों रेज में से कोई एक रे, इनिशियल रे या कोई भी एक रे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अवेलेबल हो, तो इस रे को हम बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्लियर होगी बात? तो यहां से आपको एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन पता चल गया। तो अब हम इनिशियल और टर्मिनल रे को भी डिस्कस कर रहे हैं। उन दोनों रेज में से एक रे जिसको आप, जिससे मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वो इनिशियल रे कहलाएगी, और जहां पर आप मेजरमेंट स्टॉप कर रहे हैं वो टर्मिनल रे कहलाएगी। इनिशियल रे और टर्मिनल रे, जहां से आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं एंगल की, तो वो रे इनिशियल रे होती है, और जहां पर आप टारगेटेड, जहां पर आप अपनी मेजरमेंट को स्टॉप कर रहे हैं, वो रे क्या कहलाती है? टर्मिनल रे। तो अब ये हमारे पास इनिशियल रे है और ये हमारे पास टर्मिनल रे है। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन पड़ा हुआ है, उसकी आपको इनिशियल रे का भी पता चल गया, टर्मिनल रे का भी पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं को टर्मिनल एंगल। अब ये को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे तमाम एंगल्स जिनकी इनिशियल रे भी सेम हो, टर्मिनल रे भी सेम हो, बट फर्क कहां पे है? अब देखें, ये एक एंगल थीटा और इसी की मेजरमेंट यहां से करें तो ये भी तो सेम जगह पे हम पहुंच रहे हैं, सेम ही एंगल है, सेम लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। तो ऐसे तमाम एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल रेज आपस में सेम होती हैं, उनको को टर्मिनल एंगल्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? को टर्मिनल। नाम से ही जाहिर है, को टर्मिनल एंगल, को इकट्ठे, और टर्मिनल एंगल्स जिनके टर्मिनल सेम है, चाहे इनिशियल टर्मिनल है या फाइनल टर्मिनल है। ठीक होगी बात? अब को टर्मिनल एंगल्स के बाद हम एक दो और एंगल्स ड्रा कर लेते हैं। यहां पर हम इस लोकेशन पे एक पूरी रोटेशन के बाद आ जाते हैं। तो अब टोटल मेजरमेंट हमारी कितनी है? देखिए, दिस इज
वन रोटेशन का मतलब हमारे पास क्या है, ये वन रोटेशन का मतलब हमारे पास 2 पाई एंड प्लस थीटा, टोटल हमने 2 पाई प्लस थीटा डिस्टेंस कवर किया है, टोटल हमने 2 पाई प्लस थीटा डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा, इसी तरह हम इसी जगह पर दोबारा से एक और रोटेशन 2 पाई प्लस 2 पाई, टोटल 4 पाई प्लस थीटा, मतलब 4 पाई प्लस थीटा पे पहुंच रहे हैं। ये भी हमारे पास सेम को टर्मिनल एंगल है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम टर्मिनल पॉइंट, बट रोटेशंस का फ़र्क है। तो ऐसे तमाम को टर्मिनल एंगल्स को हम एक जर्नल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंगल थीटा प्लस 2 पाई इंटू एन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जिसमें इंटीजर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब देखें, अगर आप 0 की कीमत यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास जस्ट थीटा प्लस 2 पाई इंटू 0, डैट मीन्स जस्ट थीटा आएगा, जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं येलो कलर से। अच्छा, अगर आप n की जगह 1 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, n की जगह 1 पुट करने पे थीटा प्लस 2 पाई इंटू n की जगह 1, तो थीटा प्लस 2 पाई, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है ब्लू कलर से, ये देखें थीटा प्लस 2 पाई। अगर आप थीटा n की जगह 2 पुट करते हैं तो क्या होएगा हमारे पास, थीटा प्लस 2 पाई इंटू n की जगह 2 आ जाएगा, तो थीटा प्लस 4 पाई, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है पर्पल कलर से। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को एक ही फार्मूले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं जर्नल एंगल, कि कोई भी एंगल आपने निकालना हो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट आप उसमें n की वैल्यूज रिप्लेस करते जाएंगे। अगर आप n की वैल्यूज नेगेटिव रिप्लेस करते हैं, लाइक अब देखें मैं आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू का भी एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर एक एंगल हम ड्रा कर रहे हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ये उसकी थीटा वैल्यू। अब हम इसको एक नेगेटिव वैल्यू से भी डिस्कस करते हैं। नेगेटिव वैल्यू में क्या है, यहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो टोटल वैल्यू यहाँ तक होगी नेगेटिव 2 पाई, क्योंकि जब हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेते हैं तो वो नेगेटिव होती है, और जब एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। ये आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो यहाँ तक मुकम्मल डिस्टेंस आपने कवर किया नेगेटिव 2 पाई, बट दिस डिस्टेंस इज पॉजिटिव थीटा, तो जिसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई। इन द सेम वे नेगेटिव डायरेक्शन में एक और रोटेशन ले लेते हैं। आपने यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट की, टोटल डिस्टेंस कितना, नेगेटिव 2 पाई, एक और रोटेशन का मतलब नेगेटिव 4 पाई, और दिस डिस्टेंस इज प्लस थीटा, तो नेगेटिव 4 पाई प्लस थीटा, दैट इंडिकेट नेगेटिव थीटा माइनस 4 पाई, जिसमें आप n की कीमत अगर जर्नल एंगल में नेगेटिव 1 पुट करते हैं, थीटा प्लस 2 पाई, और n की जगह नेगेटिव 1, तो थीटा माइनस 2 पाई, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया पर्पल कलर से। और यहाँ पर अगर थीटा की जगह नेगेटिव 2 पुट करते हैं, थीटा प्लस 2 पाई, और n की जगह नेगेटिव 2, तो दिस विल बी नेगेटिव 4 पाई, तो ये भी डिस्कस कर दिया। तो किस्सा मुख्तसर हम बात करते हैं जर्नल एंगल दोबारा से। तो जर्नल एंगल एक ऐसा फार्मूला हमने डेवलप करना है जिससे हम कोई भी एंगल को डिस्कस कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, अगर वो इन स्टैंडर्ड पोजीशन में है। ठीक होगी बात। तो जर्नल एंगल को डिस्कस करने के बाद ये देखें, यहाँ पर अब मैंने उसका जर्नल फार्मूला इन रेडियन भी लिख दिया और इन डिग्री में भी लिख दिया। ठीक है, ये सारी बातें आप डिग्री में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि एंगल को मेजर करने के 2 यूनिट्स हैं, एक रेडियन जिसमें हम पाई को कंसिडर करते हैं, और एक डिग्री जिसमें हम 360 का मल्टीपल्स लेते हैं। चलें नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेंटल एंगल पे। व्हाट इज क्वाड्रेंटल एंगल? यू नो क्वाड्रेंट्स 4 बनते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिलने से एट ओरिजिन, और हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड एंगल ले रहे हैं, एंगल इन
स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब उसकी इनिशियल रे कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, वर्टेक्स कहाँ पे पड़ा हुआ है, ओरिजिन पे। टर्मिनल रे अगर घूमते घुमाते कहीं किसी भी एक्सिस पे आ गई, चाहे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है या वो ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे, तो चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है या फिर दिस वन केस, या फिर दिस वन केस कि इनिशियल रे और घूम के एक चक्कर पूरा लगाने के बाद टर्मिनल रे भी उसी के ऊपर पड़ी हुई है। तो इन चारों केसेस में क्या है, मेन चीज़ क्या है हमारे पास, वो ये समझने वाली है कि इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पड़ी है, वर्टेक्स ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, और जो टर्मिनल रे है वो किसी एक्सिस पे है, चाहे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, चाहे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, चाहे वो नेगेटिव वाई एक्सिस है, या अगेन चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। किसी भी एक्सिस के ऊपर अगर आपकी टर्मिनल रे फॉल कर रही है तो इस सूरत में जो एंगल बन रहा होता है उसको हम क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब भी वही बात कि जहाँ पर आपका एक पूरा क्वाड्रेंट वाइंड अप हो रहा होता है। यहाँ पे आप देखते हैं पहला क्वाड्रेंट वाइंड अप हो रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंटल एंगल में क्या मेन चीज़ है कि इनिशियल रे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पड़ी रहेगी, वर्टेक्स भी ओरिजिन पे पड़ा रहेगा, बट टर्मिनल रे किस जगह पे होगी, वो हमारे पास किसी भी क्वाड्रेंट के ऊपर होगी। और क्वाड्रेंटल एंगल की खास बात ये है कि ये हमेशा 90 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, और ये चार ही एंगल नहीं है, ये 90 के जितने भी मल्टीपल्स हैं जो 90 के टेबल में आते हैं वो सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। यहाँ 360 तक तो मैंने ड्रा कर दिए, 450, 540, 630, ये सारे जितने भी एंगल्स हैं 90 के मल्टीपल्स जो 90 के टेबल में आएंगे वो सारे क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। बिकॉज आप अभी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जितनी मर्जी रोटेशंस लेके आते रहें तो वो 90 के मल्टीपल्स ही बनते जाएंगे। ठीक होगी बात। तो क्वाड्रेंटल एंगल आई थिंक सो क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या चीज़ है? अब नाम से जाहिर है रेशियो, दो चीज़ों का कंपैरिजन होना है। किनका? दो चीज़ों का कंपैरिजन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है यूनिट सर्कल का। व्हाट इज यूनिट सर्कल? यूनिट सर्कल हम कहते हैं ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होगा, जिसका रेडियस 1 होगा। वो 1 सेंटीमीटर है, 1 डेसीमीटर है, 1 किलोमीटर है, नो इश्यू। बस यूनिट सर्कल का मतलब वो 1 रेडियस का होगा। अब ये हमने यूनिट सर्कल एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से ड्रा आउट कर लिया। हम इसके ऊपर कोई एक पॉइंट पिक कर लेते हैं, तो डेफिनेटली उस पॉइंट की कोई ना कोई एक्स वैल्यू होगी और कोई ना कोई वाई वैल्यू होगी। मतलब ये एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू के कॉम्बिनेशन से ड्रा हुआ होगा। अच्छा, दिस इज एन ओरिजिन, तो दिस विल बी द रेडियस विच इज 1, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी एक्स वैल्यू है x और y वैल्यू है y। y वैल्यू क्या है? y। और यहां पर एक एंगल बन रहा है थीटा, यहां पर एक एंगल बन रहा है थीटा। अब इस यूनिट सर्कल की मदद से हम ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपके सामने लिखी हुई हैं ये कैलकुलेट करेंगे। ये रेशियोज फिक्स्ड है। क्या है इनमें? इस किसी भी राइट ट्राइंगल में हम लेते हैं साइन थीटा या x, जो भी आप एंगल यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे x से रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर मुझे यहाँ पर एंगल x लिखना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ पर थीटा रिप्रेजेंट कर दूंगा तो यहाँ पर एंगल भी थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब साइन क्या होता है? साइन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। अब व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? इस पिक्चर में वो y ओवर r है, वैसे मैं यहाँ पर p ओवर h से भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको राइट ट्राइंगल में बता देता हूँ व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूस। ये अगर एक
एंगल है और दिस इज एन राइट ट्राइंगल, तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, उसकी मेजरमेंट जो भी है। 90 के सामने वाली साइड जो सी होगी वो हाइपोटेनियस होगी, उसकी मेजरमेंट जो भी हो। और द थर्ड रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस। अक्सर बच्चे इसको यहाँ पे गलत कंसेप्ट यूज करते हैं कि हमेशा नीचे वाली लाइन बेस होगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमेशा नीचे वाली लाइन बेस नहीं होगी। अगर मैं राइट ट्राइंगल ऐसे ड्रा कर लूँ, दिस इज अ राइट ट्राइंगल, नाउ दिस इज माय एंगल, तो अब दिस इज नॉट अ बेस। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस एंड द थर्ड रिमेनिंग साइड इज कॉल्ड बेस। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा नीचे वाली लाइन ही बेस हो, आपने एंगल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। एनीहाउ हम आ रहे हैं साइन थीटा, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किन दो चीज़ों की रेशियो है ये हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इन दिस पिक्चर हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू y से डिनोट हो रही है और हाइपोटेनियस की वैल्यू r से डिनोट हो रही है। इन द सेम केस cos थीटा विच विल बी, हमारे पास cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इस पिक्चर में बेस से कौन रिप्रेजेंट हो रहा है? क्योंकि एंगल के साथ वाली साइड x है, तो दैट इज x ओवर हाइपोटेनियस अगेन r। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? r। द थर्ड वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज tan थीटा, जो के बराबर होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस पिक्चर में परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट हो रहा है y से और बेस रिप्रेजेंट हो रहा है x से। क्लियर होगी बात? ये तीन हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। बाकी की तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोसाइन थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा, ये इनसे ड्राइव की गई हैं। अब इनकी वैल्यूज हमने अगर निकालनी है तो यू नो आप कोसिकेंट थीटा को 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा की आपने वैल्यू वहां पे क्या लिखी है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये आपके पास आ जाएगी हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब साइन थीटा का उलट होगा। इन द सेम वे सीकेंट थीटा, तो ये कोस थीटा का उलट होती है, 1 ओवर कॉस थीटा। तो कोस थीटा की कीमत हमने वहां पे क्या लिखी है? बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये बन जाएगी हाइपोटेनियस ओवर बेस। ठीक है, द लास्ट वन इज कोट, चलो यहां पे लिख लेते हैं कोट थीटा, तो ये किसका उल्ट होगी? टैन थीटा का। तो टैन थीटा की वैल्यू हमने वहां से क्या निकाली है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर बन जाएगी, बेस ओवर परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी आपने वैल्यूज को रिमेंबर करना है। अच्छा, इसमें ये चीज याद रखिएगा, साइन एस से स्टार्ट हो रहा है और ये सी कोसिकेंट, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। एस का उलट सी होगा, इन द सेम वे सी का उलट एस होगा, मतलब कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। और थर्ड वन टैन थीटा, इसमें टी यूज हो रहा है और कॉट में भी टी यूज हो रहा है, तो इस तरह इसको भी याद रख सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में रेसिप्रोकल होंगे, मतलब एक सिमेट्री बना के भी आप इसको याद रख सकते हैं कि साइन का उल्ट कौन होगा? कोसिकेंट थीटा, और कोस का उल्ट कौन होगा? सीकेंट थीटा, और टैन का उल्ट कौन होगा? कोट थीटा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आती है, उसमें कहता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मद्देनजर रखते हुए ये सम स्पेसिफिक एंगल्स पे आपने क्या करना है? टेबल को फिल आउट करना है। ठीक होगी बात? अच्छा जी, तो अब इस टेबल पे हमें ये फॉलो करना है कि साइन 0 पे हमें क्या कीमत देता है। तो हम यहाँ पे कुछ कीमतें ड्रा करते हैं। ये एक राइट ट्राइंगल हमारे पास, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज 90, ये हाइपोटेनियस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। अब जब हम एंगल की बात कर रहे हैं 0, किस एंगल की बात कर रहे हैं? 0 एंगल की। तो यहाँ पर 0 एंगल का मतलब यूनिट सर्कल में जो भी हमने लास्ट ड्रा किया था
जीरो एंगल का मतलब हम बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर खड़े हुए हैं। किसके ऊपर खड़े हैं? बिल्कुल एक्स एक्सिस पे, यहां पर हमारा पॉइंट है। अच्छा, उस सूरत में हमारे पास साइन थीटा सम परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कवर ही नहीं हुआ, ठीक है, वो जीरो है। और हाइपोटेनियस 1 है, मतलब आप रेडियस तो 1 ले रहे हैं लेकिन आप ऊपर मूव नहीं किए, तो 0/1, तो इसका मतलब साइन 0/1 मतलब जीरो आंसर देगा जब हमारा एंगल जीरो होगा, जब हमारा एंगल जीरो होगा। लाइक मैं इसको यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल यूनिट सर्कल में हम बना रहे हैं। ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है और उसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमने इमेज बनाया है जिसका रेडियस 1, दिस इज y वैल्यू, दिस इज x वैल्यू। हमने साइन थीटा यहाँ पे लिखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल, यहाँ पे साइन y ओवर हाइपोटेनियस r। अब हमने एंगल जीरो, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, इसकी y वैल्यू कवर ही नहीं हुई, तो y वैल्यू जीरो आ जाएगी, रेडियस 1, तो यहाँ पर एंगल जब जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास साइन का आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो हम यहाँ टेबल पे क्या लिख देंगे? जीरो आंसर लिख देंगे। इसी तरह अब 90 पे, पहले हम 90 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बाकी वैल्यूज में आपको बताता हूँ। 90 पे क्या हुआ? जब आप बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गए, बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गए, साइन 90 डिग्री, तो अब आपके पास वाई डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 1। ये पॉइंट आप घुमाते 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 ये इस पॉइंट पे ले आए हैं, तो वाई डिस्टेंस आपका कवर हो रहा है 1 और रेडियस अगेन 1, तो 1/1 मतलब साइन 90 पे आपको क्या दे देता है? 1 आंसर दे देता है। अब इसी तरह अगर आप इस पॉइंट को घुमाते 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 इस जगह पे ले आए हैं, इस जगह पे आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मौजूद है, ठीक है, रेडियस आपके पास ये देखें साइन 180, इस टाइम अगेन y का डिस्टेंस 0 है और r हमारे पास क्या है? 1 है, तो साइन 180 पे अगेन से हमें क्या आंसर दे देगा? 0 आंसर दे देगा। और सिमिलरली साइन 270 पे क्या होगा? 270 पे हम अगेन y कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हमने? अब 270 का मतलब हम घूमते हुए इस पॉइंट पे ले आए हैं, इस p को, तो हमने y नेगेटिव साइड पे कवर किया है। y की वैल्यू क्या है? -1 और r की वैल्यू 1, तो डेट मीन्स -1 आ जाएगा साइन 270 पे। 270 पे आंसर क्या आ जाएगा? -1। और इसी तरह 360 का मतलब आप इस पॉइंट को घुमा के दोबारा इस पॉइंट पे आ गए, तो आपके पास अगेन साइन ऑफ 360, तो y डिस्टेंस आपके पास कितना है? 0 और r डिस्टेंस अगेन 1 है हमारे पास, तो टोटल साइन 360 पे भी क्या हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। अब ये तो आपने साइन की क्वाड्रेंटल एंगल पे वैल्यूज निकाल ली। अब 30, 45 और 60 पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें, राइट ट्राइंगल, ये सारा कुछ राइट ट्राइंगल के ऊपर होगा। अब यहां पर अगर हम एंगल 30 रखते हैं, यहां पर एंगल क्या रखते हैं? 30 रखते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा? साइन 30। साइन 30 में ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि जितना भी हाइपोटेनस का डिस्टेंस हो, जितना भी हाइपोटेनस का डिस्टेंस हो, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस उसका हाफ होता है। अगर आप इस डिस्टेंस को 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो ये आपके पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, कोई भी आप डिस्टेंस वो रख लें तो ये उसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 1। तो साइन 30 पे आपके पास y वैल्यू 1 और x वैल्यू कितनी, x वैल्यू बोल रहा हूँ, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो साइन 30 पे ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। अच्छा, अब यू नो अगर ये 30 है, ये 90 है, तो दिस वन एंगल इज 60 डिग्री। बेस का आपको पता होना चाहिए कितनी है?
तो आप साइन 60 पे भी आंसर निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस टाइम हाइपोटेन्यूस की कीमत 2 है, बेस हमें नहीं पता, और परपेंडिकुलर की कीमत 1 है। तो बी स्क्वायर इज 4 और ये वाला 1 स्क्वायर उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब अगर हम 60 के अकॉर्डिंग बात करें तो नाउ दिस इज आवर परपेंडिकुलर। तो साइन 60 पे क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि 630 के अकॉर्डिंग बेस का काम कर रहा था और 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का काम कर रहा था। तो परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग इसकी कीमत 3 स्क्वायर रूट आ जाएगी और हाइपोटेन्यूस अगेन 2। तो साइन 60 पे हमें आंसर क्या दे देगा, 3 स्क्वायर रूट बाय 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब 45 हमें एक और ट्राइंगल ड्रा करनी पड़ेगी, राइट ट्राइंगल एंगल 45। अब यू नो अगर ये 45 है, ये 90 है, तो दिस विल बी 45, क्योंकि ट्राइंगल के तमाम एंगल का सम 180 पूरा करना है। अब ये हमारे पास 45 और 45 है, तो इसकी दोनों साइडें 45 के सामने वाली साइड और ये वाली साइड सेम रहेंगी, क्योंकि वो ट्राइंगल जिसके दो एंगल सेम हो उसकी दो साइड्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं, उसकी दो साइड भी सेम होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस अननोन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर, टोटल क्या आ गया हमारे पास 1 + 1, 2 इज एच स्क्वायर और एच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 स्क्वायर रूट मिल गई। क्लियर होगी बात। अब हम साइन 45 पे कीमत लिखना चाहते हैं। साइन 45 क्या होगा फिर हमारे पास, यू नो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की कीमत 1 और हाइपोटेन्यूस की कीमत 2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास साइन 45 पे 1/2 स्क्वायर रूट वैल्यू आ जाएगी। ठीक होगी बात। अब हमारे पास इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब साइन से हम, साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट की कीमत है 0 का उल्ट 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 1/2 का उल्ट सिंपल 2, 1/√2 का उल्ट स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट बाय 2 का उल्ट 2/3 स्क्वायर रूट। सिमिलरली 1 का उलट 1 ही, 0 का उल्ट 1/0 डैट मीन्स इन्फिनिटी, -1 का उल्ट -1 और 0 का उल्ट 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो आप कोसिकेंट की कीमतें तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब इन द सेम वे उसी ट्राइंगल को यूज करते हुए आप कोस की कीमतें भी निकाल सकते हैं, जो कि कोस 0 पे 1 आंसर देता है, उसके बाद 30 पे 3 स्क्वायर रूट बाय 2। इसका एक आसान हल ये है कि जो कोस साइन ने हमें आंसर दिए हैं, कोस के आंसर उनको उल्ट लिखना शुरू कर दें, उनकी तरतीब उल्ट कर दें। 1 3 स्क्वायर रूट बाय 2, 1/2 स्क्वायर रूट और ये 1/2 और ये 0। साइन कोस 180 पे -1 हो जाएगा और 270 पे 0 और ये 360 पे अगेन से 1 हो जाता है। तो ये कोस की भी आप ट्राइंगल से सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कोस का उल्ट होता है सीकेंट, तो आप सीकेंट की कीमतें लिखेंगे 1 का उलट 1, 3 स्क्वायर रूट बाय 2 का उल्ट 2/3 स्क्वायर रूट, 1/2 का उल्ट 2, 2 स्क्वायर रूट था, तो यहाँ पे 1/2 का उल्ट 2 आ जाएगा, 0 का उल्ट 1/0 मतलब इन्फिनिटी और -1 का उल्ट -1 ही, 0 का उल्ट 1/0 डैट मीन्स इन्फिनिटी और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब रहेगी वैल्यू tan और कोट की। tan की वैल्यू क्या होती है, साइन ओवर कोस, 0/1 मतलब 0, 1/2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट बाय 2, तो डैट मीन्स 1/3 स्क्वायर रूट, 1/3 स्क्वायर रूट, 1/2 स्क्वायर रूट ओवर 1/2 स्क्वायर रूट, तो टोटल आंसर इज 1। इसी तरह यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट, 1/0 मतलब अनडिफाइंड इन्फिनिटी, 0/-1 मतलब 0, 1/0 मतलब अगेन -1/0
मतलब इन्फिनिटी, और इसके बाद 0/1 मतलब 0 आ जाएगा। द लास्ट वन कोट, वो tan का उलट है, तो 0 का उल्ट 1/0, उसके बाद 1/3 स्क्वायर रूट का उल्ट 3 स्क्वायर रूट, 1 का उलट 1 ही और 1/3 स्क्वायर रूट, उसके बाद 1/0 का उलट 0 या 1/इन्फिनिटी को 0 बोलते हैं, 0 का उलट 1/0 जो कि इन्फिनिटी, और इसी तरह 1/0 का उल्ट 0 और ये 0 का उल्ट अगेन 1/0 मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका टेबल वाइड अप होता है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट आते हैं हम, इस टेबल को यूज करते हुए हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में इनके वैल्यूज एवेल्युएट करें। अभी हम चंद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, साइन 60 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री। अब साइन 60 अभी आपने टेबल पे उसकी कीमत, साइन 60 हमें क्या आंसर देता है 3 स्क्वायर रूट बाय 2, तो वो यहाँ पे वैल्यू आप लिख सकते हैं। माइनस कोस 30 पे हमें क्या आंसर देता है, आप टेबल से चेक कर सकते हैं 3 स्क्वायर रूट बाय 2, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या मिल गया 0। इन द सेम वे आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सीकेंट 45 कोसिकेंट 45 साइन 30 और कोस 60। अब फिर से आप टेबल पे आते हैं और आप कीमतें यहां पे पुट कर लेते हैं। सीकेंट 45, अब सीकेंट 45 पे हमें क्या आंसर दे रहा है 2 स्क्वायर रूट, तो वो यहां पे लिख देंगे। कोसिकेंट 45 पे हमें क्या आंसर दे रहे हैं, कोसिकेंट 45 पे भी 2 स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस साइन 30 पे हमें क्या आंसर दे रहे हैं, साइन 30 पे 1/2, और कोस 60 पे हमें आंसर क्या दे रहा है, वो भी आप टेबल से देख सकते हैं, अगेन 1/2। अब आपने बस इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट, तो कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। इट इज़ 2 माइनस 1/4, और आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट कर लें, विच विल बी 7/4 आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो इसी तरह आप इसके बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अब अच्छा, ये अब एंगल रेडियन में दे दिया। अब आपने इससे पिछली एक्सरसाइज में एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा था, अभी हम इसको जस्ट यहाँ पे पुट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेते हैं। tan π/3 माइनस tan π/6 और 1 प्लस tan π/3 एंड tan π/6। अच्छा बच्चे, यहाँ पर आपको एक बात आसानी के लिए बता देता हूँ, आप इसको फ़ौरन से डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो बहुत आसान। अब π/3 शॉर्टकट कि इसका डिग्री में क्या एंगल होगा, इट इज़ 60 डिग्री, माइनस tan π/6 का 30 डिग्री, 1 प्लस tan π/3 अगेन 60 डिग्री, और tan π/6 का मतलब 30 डिग्री। याद करने का तरीकाकार ये है 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ये सारे डिग्री में हैं, और इनके रेडियंस में कैसे आएंगे, 0 रेडियन, 30 का π/6, 45 का π/4, 60 का π/3 और 90 का π/2। मैं ऐसे आपको याद करवा देता हूँ, 6 का आपने याद रखना है 3 रेसिप्रोकल है, और 3 का 6, 30 वाले में 6, हमारे पास 30 वाले एंगल में क्या आ जाएगा 6, और 60 वाले में क्या आ जाएगा 3, और 4 वाले का सिंपल 4 ही। तो ये एक याद रखने का एक सिमेट्री बनाई हुई है कि आपके पास एंगल डिग्री से रेडियन में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और उसके बाद सिर्फ एक आपको याद रखना है 90, जो कि π/2 है, पाई इज कॉल्ड 180, तो 180 का हाफ 90 होता है। अच्छा, एनी हाउ tan 60 टेबल से आप कीमत लेख के लिख सकते हैं, टेबल आपके पास कॉपी पे आपने फिल कर लिया बुक पे।
हाँ जी, tan 60 की क्या कीमत है हमारे पास, 3 स्क्वायर रूट, माइनस tan 30 की क्या कीमत है हमारे पास, 1/3 स्क्वायर रूट, और 1 प्लस अगेन tan 60 की कीमत 3 स्क्वायर रूट, और ये 1/3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से बेटे ये आपस में कैलकुलेशन कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे 1 + 1 बच जाएगा, और ऊपर बेटे आप 3 स्क्वायर रूट एलसीएम लेंगे तो ये 3 - 1, ये मेन फ्रैक्शन 2/3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, जिसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 स्क्वायर रूट आंसर बच जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप इसके बाकी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमने 3 तक कर लिए हैं, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है तो उसमें भी आपको अब ये कन्वर्जन आसानी लगेगी, और इसी तरह इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, जस्ट ये रखना है कि एंगल π/6 लिख देना है, tan 2 टाइम्स एंगल की जगह π/6, और इज इक्वल टू यहाँ पे 2 tan ऑफ π/6 डिवाइडेड बाय 1 - tan ऑफ π/6 का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात। अब आप इसको π/3 लिख सकते हैं, tan π/3, और ये वाला बेटे आपके पास 2 टाइम्स tan π/6, और ये नीचे 1 - tan π/6 का स्क्वायर। अब आप इसको टेबल से कीमत देख सकते हैं, और इसकी भी टेबल से कीमत देख के लेफ्ट और राइट का आंसर एंड पे इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का भी तमाम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको टेबल मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू ज़बानी याद होंगी तो 2 और 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो होप सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।